चलिए, तो स्वागत है उर्दू वन शॉट सीरीज के पार्ट थर्ड वाले वीडियो में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि हम लोग कैसे किसी भी शेर की तशरीह करेंगे। वो वीडियो देखने के बाद बिहार बोर्ड में कंफर्म है कि आपका 4 मार्क्स छूटने वाले नहीं है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इबारात की तलखीश कैसे पेश करते हैं। ये आपके बिहार बोर्ड क्वेश्चन नंबर 7 में पूछने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका रहेगा दर्ज झेल इबारात की तलखीश पेश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दो क्वेश्चन पूछेगा। पहला ये पूछेगा या तो आप इबारात की तलखीश पेश कीजिए, या दूसरा ये पूछेगा कि दिए गए कहानी का खुलासा पेश कीजिए। यानी दर्ज झेल में से किसी एक कहानी का खुलासा पेश कीजिए। यानी क्वेश्चन नंबर 7 में आपको इबारात की तलखीश या तो खुलासा, यानी आपको अगर तलखीश करना है तलखीश कीजिए, और या तो अगर आपको खुलासा आता है तो खुलासा लिखिए। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किसी भी इबारात की तलखीश कैसे करेंगे। इसके बाद वाली वीडियो में देखेंगे कि खुलासा कैसे लिखेंगे। यानी हम लोग सीखेंगे दोनों, और जो अच्छा लगेगा, यानी जो एग्जाम में टकरा जाए या जिसके बारे में हम लोग ज्यादा जानते हैं, यानी मान लीजिए किसी कहानी के बारे में, जैसे क्वारंटीन के बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं तो हम लोग क्वारंटीन का खुलासा करेंगे। जैसे हम लोग अगर भूले बिसरी गीत के बारे में अच्छे से जानते हैं तो हम लोग भूले बिसरी गीत का खुलासा कर देंगे। जैसे एक और प्रॉमिस था, ये थर्ड नंबर होगा कहीं ऑप्शन, इसमें लिखा नहीं गया। थर्ड ऑप्शन देते हैं, 3 या 4 ऑप्शन रहता है। अगर प्रॉमिस है तो जैसे प्रॉमिस के बारे में हम लोग ज्यादा जानेंगे तो हम लोग प्रॉमिस कहानी का खुलासा करेंगे। यानी जो अच्छा लगे आपको वो एग्जाम में लिख सकते हैं। यानी हम लोग दोनों पे वीडियो आएगा, और जो अच्छा लगेगा आपको वो एग्जाम में आप लिख सकते हो। आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर ये किस चैप्टर से लिया गया है ये कहानी, और इसका मौजू क्या था। क्योंकि इबारात की तलखीश में सबसे पहले चुनना होता है कि इसका उन्वान क्या था। उन्वान मीन्स होता है मौजू, यानी इसमें किसके बारे में कहा गया है, ये कहानी का मुद्दा क्या था। उसके बाद जो आपको यानी जो मुद्दा आप चुनते हो उसी मुद्दा पे शॉर्ट फॉर्म में लिख देना ही इबारात की तलखीश कहलाता है। यानी पहले एक उन्वान चुनिए कि ये कहानी कहाँ से लिया गया है, यानी ये कहानी कहना क्या चाहता है, और उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देना ही क्या कहलाता है, तलखीश। यानी उन्वान इस मौजू हेडलाइन ही होता है कि जैसे कोई भी घटना होता है तो उस घटना से पहले लिख दिया जाता है उस क्षेत्र का नाम, या घटना के प्रमुख वर्ड को लिख दिया जाता है कि उससे पूरा घटना समझ में आ जाए। उसी तरीके से इस पूरी कहानी में जरूर कोई ऐसा वर्ड होगा जिसके इर्द गिर्द पूरा कहानी घूमता होगा। जैसे मैंने उन्वान लिखा इसका, मुबारक और शहजादे का जिन्नातों के बादशाह से मुलाकात। तो उसी तरीके से आपको जो इसमें से अच्छा लगे आप अपने हिसाब से अपना उन्वान रख सकते हैं। यानी इसमें ऐसा नहीं है कि मैंने रखा है कि मुबारक और शहजादे का जिन्नों के बादशाह से मुलाकात, तो आप भी यही रखो। आपको जो समझ में आता है आप उन्वान बना सकते हो। आपने जो उन्वान बनाया उसी के तहत आप तलखीश उसकी कर सकते हो। आइए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चलिए, तो ये बाग व बहार चैप्टर नंबर 6 आपके 12th का है, और बाग व बहार एक दास्तान है, और उसी दास्तान की ये मनगढ़ंत कहानी है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि दास्तान वन शॉट में जानते हैं कि दास्तान आखिर होता क्या है। आइए, तो कहता है एक तावील कहानी जिसका कोई अंत ना हो। यानी वैसी कहानी जो मनगढ़ंत हो, अपने मन द्वारा, समझिए कि अपने मन द्वारा बनाया गया हो, और वैसा उस कहानी का कोई अंत ही ना हो। यानी वैसा कहानी जिसके सुनने के बाद ऐसा लगे कि उसके बारे में थोड़ा और जाने, यानी और क्यूरियोसिटी बढ़ती है हमारी, यानी और जिज्ञासा होती है कि उस कहानी के बारे में थोड़ा और होता तो और अच्छा लगता है। यानी मन गढ़ंत बना बना के एक झूठी कहानी बना बना के एक फाइनली एक पोथा पतरा बना दिया जाता है, और उसी को दास्तान का नाम दिया जाता है। तो बाग व बहार के जो लेखक है वो मीरामन देहलवी है। आइए, इस दास्तान में जो जो लोग आए हैं, जो मुख्य किरदार है वो बादशाह इसमें हम लोग बादशाह का चर्चा करेंगे। बादशाह कहाँ के थे, तो बादशाह वो थे चीन माचीन के बादशाह थे। ये बाग व बहार एक दास्तान है, और उस दास्तान में बादशाह का जिक्र है, यानी उसी की कहानी है पूरी। और बादशाह कहाँ के थे, तो चीन माचीन के बादशाह थे। और इसमें हम लोग चीन माचीन के बादशाह, यानी उनके चीन माचीन के जो बादशाह थे उनके भाई यानी शहजादे के चचा का जिक्र करेंगे। और उसके बाद से बादशाह के नौकर यानी मुबारक, यानी हम लोग बादशाह के भाई और बादशाह के नौकर यानी मुबारक, और बादशाह के दोस्त जिन्नातों का बादशाह जिनका नाम था मुल्क शादिक, और एक लड़की का जिक्र करेंगे। यानी इसमें से जो जो किरदार आए हुए हैं, यानी इसी किरदार पे पूरा चैप्टर बनाता है। तो वन शॉट इतने हल्का सा बताने की कोशिश करते हैं हम लोग कि चीन माचीन के बादशाह रहते हैं, और उनकी तबीयत खराब हो जाने के बाद उनका इंतकाल हो जाता है। और इंतकाल से पहले उन्होंने अपने भाई को एक वसीयत दी थी कि मेरे इंतकाल के बाद चलाने के लायक हो जाएगा तो तुम उसे राजा बना देना। यानी उस समय जो शहजादा था शासन चलाने के लायक नहीं था, यानी उस देश को चलाने के लायक नहीं था, इसलिए उसने बादशाह ने अपने भाई को वसीयत दी। और लेकिन जब वक्त बीता गया और ये मुबारक, ये इसका शहजादे का, ये बादशाह का बेटा बड़ा हुआ, और जब बात आई कि
जब इसका बादशाह का बेटा लायक हो गया था शासन चलाने के, तो मुबारक इसके बादशाह के भाई के मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं उसे बादशाह के बेटे यानी अपने भतीजे को मरवा ही डालूं। तो वो क्या करता है, अपने अपने नौकर मुबारक को, बादशाह का भी अच्छा खासा नौकर, यानी एक समझ सकते हैं कि पर्सनल नौकर था मुबारक, और इस बादशाह के भाई का भी नौकर मुबारक ही था। लेकिन अभी भी मुबारक मुबारक अब इसको बादशाह के बेटे को अपने बेटे जैसा समझता था, लेकिन ये बात बादशाह के भाई को मालूम नहीं था। तो उसने एक रात मुबारक को बुलाया और उसे बताया कि मैं तुम्हें जैसे ऑर्डर देता हूँ कि तुम जाओ और इसको, वही बादशाह के बेटे को का कत्ल कर दो। तो मुबारक ने उनको एक राय दिया कि बादशाह, मुझे जहाँपना मुझे एक राय सूझती है, क्यों ना मैं आपको बताऊं। वो कहेगा एक सत्ता की खातिर अपने भतीजे को मरवा डाला, उससे अच्छा है मैं क्यों ना उसे एक दूर कहीं जंगल में ले जाऊं और उसे वहीं जाके छोड़ दूं, तो ये इसका इल्जाम आप पे भी नहीं लगेगा और कोई जान भी नहीं पाएगा। तो फाइनली मुबारक क्या करता है, मुबारक इसको बहला फुसला करके फाइनली उसको जंगल में ले जाता है और फिर रास्ते में उसको सारा वाकया बताता है, और जो जो इसमें सफर में ले जाने का सामान होता है, जैसे आतर बखूर कहानी में दिया गया, सारा कुछ लेकर के फाइनली वो लोग चलते हैं सफर पे। मुबारक इसमें दिया क्या गया कहानी में, कहता है मुबारक ने बादशाह की तरफ अपनी दिल जमाई करके, यहाँ पे वो जो कह रहा था कि मैं उसे दूर जंगल में ले जाऊं और जंगल में ले जाके वहीं छोड़ दूं, आप पे कोई इल्जाम भी ना लगे, तो वही कहता है कि मुबारक ने बादशाह की तरफ अपनी दिल जमी करके मुझे साथ लिया। मुझे मिस शहजादा कहता है कि मुझे साथ लिया और 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 दिए तोहफे लेकर, और कुछ जैसे इसके लिए मुल्क शादी के लिए वो कुछ तोहफे लेके गए और दिए तोहफे लेकर आधी रात को शहर से कूच किया। फिर आधी रात को वो लोग कूच करते हैं और उत्तर की सिमत चला। 1 महीने तक चलते चलते, यानी वो लोग सफर पे, यानी जिन्नातों के बादशाह मुल्क सादिक से मिलने के लिए वो लोग जंगल में मुसलसल उत्तर की जानिब 1 महीने तक चलते हैं। चलते चलते एक रोज रात को मुबारक बोला, शुक्र है खुदा का, अब मंजिल मकसूद को पहुंचे। मैंने मिस शहजादे ने कहा, मैंने सुनकर कहा कि दादा ये तूने क्या कहा। तो शहजादा कहता है, ये मुबारक कहता है कहने लगा, ऐ शहजादे ऐ शहजादे, जिन्नातों का लश्कर क्या तुझे नहीं दिखता। तो मैंने कहा, मुझे मुझे तेरे सिवा और कुछ नहीं नजर आता। यानी जब वो लोग करीब जाते, यानी महीनों भर चलते चलते जब वो मुल्क शादी के शहर के करीब आते हैं, तो उनको जिन्नातों का लश्कर मुबारक को तो दिखा, लेकिन शहजादे को नहीं दिख रहा था। वही शहजादा कहता है कि ऐ दादा, मुझे तो तेरी सिवा कुछ नहीं दिख रहा, मुझे तो सिर्फ तू दिखता और तेरे सिवा कुछ नहीं दिखा देता है। तो फिर फाइनली वो सुलेमानी सुरमा लेके जाते हैं, सुलेमानी सुरमा भी उन्होंने साथ लिया था। तो मुल्क शादी वो मुबारक ने सुलेमानी सुरमा उसकी आंख में लगाया, तो फाइनली उसको मुल्क शादी का पूरा लश्कर यानी जिन्नातों की पूरी दुनिया दिखने लगी। और फाइनली यहीं पे कहानी, फिर फाइनली वो लोग मिलते हैं और फिर वो सारा वाक्य बताते हैं कि कैसे उसके चचा ने इसके साथ गद्दारी की, क्योंकि उससे तो ये वसीयत दी थी, क्योंकि बादशाह ने उसके भाई को वसीयत दी थी, लेकिन उसके भाई ने इसके शहजादे के साथ धोखा किया। और पूरी कहानी मुल्क सादिक को बताया। फिर मुल्क सादिक ने एक लड़की की तलाश के लिए शर्त रखी कि मैं तुम्हारी मदद तभी करूंगा जब तुम इस लड़की का नाम गुलबदन रहता है, गुलबदन की तलाश, शायद लड़की का नाम गुलबदन ही रहता है, तो गुलबदन की तलाश के लिए उसको गुलबदन का फोटो देता है। और फिर फाइनली शहजादा और मुबारक 7 सालों तक भटकते भटकते हिंदुस्तान के एक फकीर से मुलाकात होती है। फिर फाइनली वो फकीर को 1 रुपया देते हैं, फकीर बहुत सारी दुआएं देती है उनको। फिर फकीर को वो कहता है, फकीर दुआएं देते हैं और फिर वहीं पे इसके शहजादे के मुंह से निकल जाता है कि मैं तो 7 सालों की इसकी तलाश में मुझे आज तक नहीं मिला। तो फाइनली उसके घर शहजादा फकीर के कैसे घर पे जाता है, फिर वह फाइनली उसकी बेटी को देखता है, फिर वो देखकर वहां पे बेहोश हो जाता है। फिर वहीं पे कहानी, फिर ऐसे ही चलते चलते फाइनली कहानी द एंड यहीं पे होता है। तावील दास्तान ये बताना नहीं था, लेकिन वन शॉट था, इसलिए थोड़ा सा जानकारी इसके लिए दे दी। कहना ये था कि अगर इबारात दिया हो तो उसकी तलखीश कैसे करेंगे। तो ये था अपना कुछ कहानी, और इसमें मौजू मुझे जो समझ में आया मैंने अपना मौजू डाला। मुझे इसका उन्वान मुबारक और शहजादे का जिन्नातों के बादशाह से मुलाकात, यही समझ में आया, क्योंकि इसका मौजू यही है कि मुबारक लेके जाता है शहजादे को जिन्नातों के बादशाह मुल्क शादिक से मुलाकात करवाने। मौजू यही था, क्योंकि मुबारक बहला फुसला के इसको बहला लेता है, जो बादशाह रहता है इसका भाई,
इसका शहजादे का चचा उसको बहला करके और उसको दूर जंगल में ले जाता है ये करने के लिए कि मैं उसे वहीं छोड़ के चला आऊंगा। लेकिन उसका मौजू कुछ और था। मौजू ये था कि उसको कैसे भी करके जिन्नातों के बादशाह से मुलाकात करा दे कि फाइनली वो आकर अपना राज फिर से अपना राज का संभाल सके, यानी फिर से अपने मुल्क को हासिल कर सके। आइए, तो जो आपको समझ में आए वो उन्वान आप लिख सकते हो, लेकिन मुझे समझ में आया इसलिए मैंने ये उन्वान अपना बनाया। और मुझे जो जो उन्वान डाला उसी को शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा कि तलखीस वर्ड ये है कि मुबारक ने बादशाह की तरफ से अपनी दिल जमाई करके शहजादे को लेकर एक महीने के सफर के बाद मंजिल मकसूद को पहुंचा और वहां इनकी मुलाकात जिन्नातों के बादशाह से हुई। चलिए, तो अब सवाल है कि आखिर तलखीस वर्ड कितने वर्ड का होना चाहिए और कुल अल्फाज कितना है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कुल अल्फाज कितना है और आप तलखीस अल्फाज कितना लिखे। तो तलखीस अल्फाज यानी 1/3 होना चाहिए, यानी जितना जितना ये इबारात दिया हो पूरे इबारात का 1/3 पार्ट तलखीस वर्ड होना चाहिए। यानी पूरे वर्ड को गिन करके 3 से भाग दे दीजिए और जो वर्ड आएगा वही तलखीस वर्ड होना चाहिए। तो आपका तलखीस वर्ड कम से कम 30 से ज्यादा यानी 33, 33, 32, 34 यानी अप्रॉक्स 30 तक होना चाहिए। तलखीस वर्ड केवल 30 या 30 से अधिक हो सकता है, यानी उससे ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं 40, 50, 60, यानी तलखीस मीन्स होता है शॉर्ट फॉर्म। ऐसा नहीं कि अपने मन से फला फला के उसकी पूरी कहानी कुंडली लिख दे, नहीं, एकदम शॉर्ट फॉर्म। इतना शॉर्ट लिखने की कोशिश कीजिए कि कम से कम 30-35 होना चाहिए। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आ रहा होगा समझ में। हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि बाग व बहार चैप्टर 6 आपके क्लास 12 का उर्दू है, ये एक दास्तान है। फाइनली हमने दास्तान में आए हुए जो किरदार थे उनके बारे में देखा। तो फाइनली हमने देखा कि कैसे मुबारक और शहजादे और ये जिन्नात मुल्क सादिक से कैसे उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद क्या हुआ। और फिर हमने देखा कि इबारात की तलखीस के लिए सबसे पहला एक उन्वान होता है। आपको जो समझ में आए आप एक अपना उन्वान बना सकते हो। उसके बाद हमने देखा कि तलखीस वर्ड टोटल वर्ड को गिन करके 1/3 पार्ट यानी 3 से डिवाइड करने के बाद तलखीस वर्ड मिलता है। तो आइए हम लोग वर्ड को गिनते हैं कि आखिर इबारात को हम लोग कैसे गिनेंगे। आइए, पहला शब्द है मुबारक, ये हुआ 1। दूसरा ने 2, बादशाह 3, की 4 और ये तरफ ये हुआ 5, अपनी 6 और ये जमाई करके। तो ऐसे जमाई करके तो एक साथ ऐसे लिख सकते हो 7, मुझे 8, साथ लिया 9। ऐसे अलग अलग भी कर सकते हो कि साथ लिया, लेकिन ये सही है कि एक साथ एक वर्ड जो प्रोनाउंस करता है कि साथ लिया तो 9 और दिए ये कितना हुआ 10 और ये 11। तोहफे लेकर एक साथ ले, तोहफे अलग कर सकते हो, लेकर भी अलग कर सकते हो, लेकिन ज्यादा अच्छा रहेगा कि तोहफे लेकर एक साथ ही लिखो, यानी एक वर्ड जो एक जबान में निकल जाए। जैसे तोहफे लेकर 12, आधी रात। अब देखो आधी को कर सकते थे आधी अलग फिर रात अलग, अब एक वर्ड में निकल जाता है पूरा आधी रात। तो ये कितना हुआ 13, फिर 14, शहर से 15, कूच किया 16 और 17 ये हुआ उत्तर की सिमत 18, चला 19, एक महीने 19, 20 महीने तक 21, 22, 23, 24, 25। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते थे, चलते चलते को 22 बनाते फिर ये चलते चलते को 23 बनाते, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे भी ले सकते हो। यानी एक वर्ड जो एक बार में बोला जाता है, जैसे चलते चलते एक बार में बोला जा रहा था, आप चाहे तो इसको एक भी ले सकते थे, मुझे जैसा लगा, आपकी मर्जी, आप जैसे भी ले सकते हो। 1, 26, रोज 27, रात 28, को 29, मुबारक 30, बोला 31, शुक्र है खुदा का। शुक्र, तो शुक्र को एक साथ ले लीजिए, 32 है को 33 में रखिए, खुदा का 34 में रखिए, खुदा का इसको 35 में कीजिए, इसको 36 में कीजिए, मंजिले इसको 37 में कीजिए, मकसूद को इसको 38 में लीजिए, आइए पहुंचे इसको 39 में लीजिए, पहुंचे मैंने इसको 40 में लीजिए, सुनकर 41 में, कहा इसको 42 में लीजिए, दादा इसको 43 में, ये तूने तो ये को अलग रखिए 44, तूने क्या कहा चाहो तो एक ही साथ ले लो, कहने लगा इसको 46 में, ए शहजादे तो ए को अलग रखिए 47 में, शहजादे इसको 48 में रखिए, जिनों का लश्कर, जिनों को एक साथ रखिए 49 में, का को 50 में रखिए, लश्कर 51, लश्कर क्या 52, नहीं दिखा इसको 55 में, 56 में,
58 में, इसको 59 में, शिवा को रखिए 60 में, इसको रखिए 61 में, इसको 62 में, इसको 63 में, इसको 64 में, इसको 65 में। उम्मीद है कि आप लोग भी अलग अलग हर्फ को काउंट कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, जैसे एक वर्ड है, जैसे मुबारक है तो 1 हुआ, ने 2 हुआ, बादशाह 3 हुआ, यानी अलग अलग हर्फ को काउंट करके एक जगह लिखना। ऐसा नहीं कि जैसे आपने गिना, जैसे मैंने काउंट किया हुआ वैसा आपका भी हो। आपका चाहे 70 भी आ सकता है, आपका 75 भी आ सकता है, अप्रोक्स 60 भी आ सकता है, लेकिन कम से कम 60-70 प्लस ही आता है। अब ऐसा नहीं कि कोई कहानी, अब आप एक बड़ा सेंटेंस चुन लिया, उसको 10 ही पूरा है, कम से कम 60-70 के अप्रोक्स पूरा ही तो सही रहेगा। आइए चलिए, तो जी, तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोग कुल अल्फाज को गिनने में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। यानी आपकी मर्जी, आप कैसे भी कुल अल्फाज को चुन सकते हो। ये कोई जरूरी नहीं है कि जैसा आपने कुल अल्फाज लिखा है वैसे ही बोर्ड के हर बच्चों ने लिखा होगा, क्योंकि सबके गिनने का तरीका, सोचने का तरीका थोड़ा अलग अलग होता है। इसलिए आप डरिएगा नहीं कि उसने 70 लिया, हमने 65 लिया। यानी कुल अल्फाज को गिनने में डरना नहीं, बिंदास आप अपने कुल अल्फाज को गिन लीजिए और उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे मेरा टोटल वर्ड आया 65, तो मैं मान लीजिए 66 आया मेरा, तो मैं 66 को 3 से डिवाइड करूंगा, तो 3 दूना 6, 0 6, 3 दूना 6, तो टोटल डिवीजन के बाद कितना है मेरा 22। यानी कुल अल्फाज कितने आए मेरे, तो मेरे कुल अल्फाज मान लेते हैं हम 66 आए, कि मेरा कुल अल्फाज है 66। ऐसा मान लीजिएगा ना जो पूरा कट जाए, जैसे मेरा 65 आया, तो 65 आता समथिंग अप्रॉक्स में 21 पॉइंट समथिंग 6 आता, तो मुझे अच्छा लगा कि मैं 66 ले लेता हूँ कि पूरा कट जाएगा। तो अब भी ऐसा ही सोचना कि कुल अल्फाज को गिन करके, यानी 1-2 आगे पीछे ऐसे लिख के उसको एग्जाम में दिखाना नहीं होता है। आप अपने मर्जी से कुल अल्फाज को गिन लीजिए। अब ऐसा नहीं कि आया 70, अब एक 120 ले ली, यानी ऐसा भी नहीं करना। अप्रॉक्स में यानी 10-15 आगे पीछे कर सकते हो, इतना चलता है। तो कुल अल्फाज मेरा कितना पूरा 66 पूरा। अब कुल अल्फाज ये है। अब ये तलखीस अल्फाज मैंने कितना किया है, तो ऐसे तलखीस अल्फाज होना चाहिए 22, यानी 30 के अप्रॉक्स हो जाए तो चलेगा। अब 22 है तो ऐसे नहीं कि 22 ही पूर्णा चाहिए तलखीस अल्फाज। तो अगर मेरा 30 के अप्रॉक्स अगर ये तलखीस शुदा अल्फाज अगर पुर जाता तो यानी मेरा तलखीस जो हमने किया वो क्या होगा, सही होगा। चलिए हम गिन के देखते हैं इसको। तो मुबारक 1, ने 2, बादशाह 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 से 35, यानी टोटल मेरा 35 के अप्रॉक्स है, यानी 36 तक होगा, कम से कम 36 है। यानी मेरा जो तलखीस किया गया वो क्या है, सही है। यानी अगर 30 के आसपास आता है, यानी 30 प्लस हो या 30 से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम कितना होना चाहिए, कम से कम 33, 34, 35, 36। इससे अगर 40 के यानी 33 से लेकर 40 तक के राउंड, यानी 30 से लेकर अगर 40 तक के राउंड अगर आपका तलखीस शुदा लफ्ज आता है, तो यानी आपका बनाया गया क्या है, सही है। तो उम्मीद करते हैं कि आप कोई भी तलखीस अगर दिया हो, यानी कोई किसी भी इबारत की अगर तलखीस पेश करना हो, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। एक बार वन शॉट में फिर से देख लेते हैं कि आखिर इसमें दिया क्या गया होता। तो आपके बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन नंबर 7 रहने वाला है, और क्वेश्चन ये रहेगा कि दर्जा झेल इबारत की तलखीस पेश कीजिए। कोई भी कहानी दे देगा आपको, और उस कहानी का एक उन्वान आपको चुन लेना है। उन्वान क्या होता है, यानी जिसके इर्द गिर्द पूरा कहानी घूमता है, यानी वैसा पॉइंट जिसके पढ़ने के बाद लगे कि हाँ ये कहानी उसके बारे में लिखा गया है। जैसे मैं महात्मा गांधी के बारे में कोई कहानी कहूँ, और उसका तो मौजूद यही रहने वाला है कि महात्मा गांधी के बारे में, जैसे मैं किसी के बारे में, जैसे हिंदुस्तान के बारे में कहूँ कि हिंदुस्तान की आबादी बहुत ज्यादा है, यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ का शासन व्यवस्था कैसा, यानी ऐसा वर्ड लिखिए उसके बारे में जिससे पता चल जाए कि ये एक देश के बारे में चर्चा किया है या किसी एक खास आदमी के बारे में बताया गया है। तो इसमें किसी खास आदमी या जगह के बारे में नहीं बताया गया था, ये एक दास्तान है। और इस दास्तान में जिन किरदारों का जिक्र किया गया, तो इसमें जो मुख्य किरदार हमको लगा कि मुबारक और शहजादे हैं, और उनकी मुलाकात किससे होने वाली, जिन्नातों के बादशाह से। तो मैंने लिखा कि मुबारक और शहजादे का जिन्नातों के बादशाह से मुलाकात। तो मेरा मौजूद ये रहा। अब फाइनली मैंने कुल वर्ड को गिन करके, और फाइनली अब मैंने एक छोटा सा एक तलखीस शुदा लफ्ज लिखा। तो फाइनली ये बन के तैयार हो चुका है आपका इबारत की तलखीस। तो आपको बोर्ड में ये नहीं लिखना है, आपका ये यहाँ तक क्वेश्चन है,
यहाँ तक क्वेश्चन रहने वाला है, आपको जवाब यहाँ से लिखना है। यहाँ से लिखना है जवाब, और जवाब पहले लिखेंगे हम लोग उन्वान। तो उन्वान को अगर आप चाहे तो ब्लैक पेन से, जैसे मैंने लिखा है ब्लैक और ब्लू करके, तो आप वैसे लिख सकते हो। और तरीका यही होना चाहिए कि पहले उन्वान, उन्वान के नीचे तलखीस, यानी ये पूरा पैरा सीधा होना चाहिए। और जैसे मैंने लिखा है लिखने का तरीका सेम आपका भी होना चाहिए। उन्वान मुबारक के, आप जैसे ये देखो मैंने उन्वान लिखा था, ऐसा नहीं कि उन्वान को 2 लाइन में लिखना है, कोशिश कीजिएगा कि आपका उन्वान एक ही लाइन में होना चाहिए। तो यहाँ से तो समझ में आ जाएगा कि यानी उन्वान बड़ा नहीं होना चाहिए। आप कैसे भी करके 2-3 बार कोशिश कीजिएगा, दो तीन बार पहले रीड कीजिएगा कि आखिर उसमें लिखा क्या है। कंफर्म है कि पहला बार में नहीं समझ में आएगा, दूसरा नहीं, तीसरा बार में कंफर्म है कि मौजूद आपको पता ही चल जाता है। तो चलिए वहां तक पता चल जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आ गया होगा समझ में। चलिए ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आया हो समझ में, या जो भी गलती हुई हो समझाने में, या जैसा लगा हो आपको, तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, हो सके तो अगला वीडियो खुलासा पे आने वाला होगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।